बच्चों, आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्यकाल में जब राजतंत्र अपने चरम पे था, राजतंत्र का मतलब होता है वंशानुगत शासन व्यवस्था, जिसमें राजा का पुत्र या राजा का कोई सगा संबंधी ही अगला शासक बनता है। राजतंत्र में आप जैसा जानते हैं कोई चुनाव की व्यवस्था नहीं होती और उसमें जनता को कोई अधिकार भी नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे निरंकुश राजा हुआ करते थे पहले। जैसे फ्रांस का शासक था लुई 14वां, वो कहा करता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। कुछ शासक कहते थे मेरी इच्छा ही कानून है। तो जिस व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति का इच्छा जब कानून बनने लगे तो उस देश का क्या हश्र होगा, आप भली बात ही जान सकते हैं। तो आधुनिक काल में जब राजतंत्र के खिलाफ विश्व स्तर पर जब संघर्ष का दौर चला तो उसमें राजतंत्र के खिलाफ जो नई व्यवस्था की बात आई तो उसमें बहुत सारे विचारकों ने अपनी राय दी और राजतंत्र पर करारा प्रहार किया, जिसमें आप रूसो का नाम भी जानते हैं, जो जिनकी प्रसिद्ध रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद वह अनेक जंजीरों से जकड़ जाता है, इसलिए इस जंजीरों को तोड़ दो। वॉल्टेयर ने भी उसकी आलोचना की। मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, विधि की आत्मा। इसमें उन्होंने कहा कि अगर सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहेगा तो निश्चित रूप से वो निरंकुश होगा, इसलिए सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया और इसके तहत उन्होंने कहा कि सरकार के 3 अंग होने चाहिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और तीनों का कार्य अलग अलग हो। और तीनों का जब कार्य अलग अलग होगा तो चेक एंड बैलेंस की नीति रहेगी, कोई व्यक्ति निरंकुश नहीं बन सकता। यह इतना जोर पकड़ा कि बाद में जितने भी लोकतांत्रिक देश बने वहाँ इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू किया गया। तो निश्चित रूप से राजतंत्र के खिलाफ जो व्यवस्था आई उसका नाम लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेसी आज दुनिया की सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। हम इस डेमोक्रेसी को भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और लेकिन दुनिया के अधिकांश देशों में आज जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। और कह सकते हैं कि भारत का जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो अब हम लोग देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो भारत ने आज़ादी के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत मजबूती प्रदान किया है। और आज हम लोग को इस बात का हर्ष है कि हमारा लोकतंत्र आज पंचायती राज के माध्यम से गांव और गलियों तक पहुंच रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग आगे, हम लोग के साथ कई देश ऐसे आज़ाद हुए जहाँ लोकतंत्र बनता है और बिगड़ता है। बगल में पाकिस्तान को आप देख लें, लेकिन भारत के रग रग में, भारत की मिट्टी मिट्टी में लोकतंत्र बस चुका है। इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था जब आई, जब डेमोक्रेसी आया तो लगा कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए गाइडलाइन होना चाहिए। तो वही हुआ कि एक संविधान बने, एक ऐसा व्यवस्था बने जिसके माध्यम से जो आने वाले शासक हैं उसी गाइडलाइन के आधार पर अपना शासन करें। तो संविधान सबसे पहले आप जानते हैं आधुनिक काल में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहला संविधान बना। और लिखित संविधान में क्या है? लिखित दस्तावेज है जो नियम कानूनों, बुनियादी नियम और कानूनों का संग्रह होता है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान सर्वप्रथम अमेरिका में लागू हुआ और दुनिया के अधिकांश देशों में आज लिखित संविधान है। विश्व का एकमात्र देश इंग्लैंड है जहां अलिखित संविधान है, और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारत में जब संविधान के गठन की मांग की गई, जब हम लोग गुलाम देश के नागरिक थे और ब्रिटिशों के खिलाफ, औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जब हम लोग संघर्ष के दौर में थे, उस समय आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को आप लोग पढ़े हैं, किस प्रकार कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 चरणों में बांट कर देखते हैं, उदारवादी फेज, उग्रवादी फेज और गांधीवादी फेज।
तो हम लोगों ने संघर्ष इतना तेज किया कि जब गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, तो हालांकि वो आंदोलन 42 में अंग्रेज नहीं छोड़ा, लेकिन 42 के बाद यह तय हो गया, अंग्रेजों ने भी यह मान लिया कि अब हमको भारत छोड़ना है। और इस क्रम में उन्होंने उनकी जो भी पॉलिसी रही, 42 में क्रिप्स मिशन योजना, 45 में बेबल प्लान, 46 में कैबिनेट मिशन योजना ही आ गया, है ना, 47 में देश आजाद हो गया। लेकिन उन्होंने महसूस कर लिया था कि हमको देश छोड़ना है, इसलिए कैसे सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपा जाए, इसके लिए उन्होंने नीति तय कर रहे थे। हम लोग भी संविधान की मांग कर रहे थे कि एक संविधान हो। तो सबसे पहले 1946 में जब वहाँ दिल्ली, वहाँ इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं भारत को आज़ाद करूंगा। तो उन्होंने, जब उनकी सरकार बनी, तो एक कैबिनेट मिशन योजना उन्होंने 3 सदस्यीय बनाई, जिसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, और उसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टुअर्ट क्रिप्स थे। तो उन्होंने आए तो उन्होंने कहा कि एक संविधान सभा भारत में बनना चाहिए और वही संविधान सभा तय करे कि भारत का संविधान कैसा होगा। तो उनके प्रयास से उन्होंने, उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर भारत में एक संविधान सभा बना और कहा गया कि वर्गीय आधार पर 10 लाख की आबादी पर एक सदस्यों का चुनाव हो, और कुल संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 रखी गई। और फिर जब संविधान सभा बना तो उसमें कई कमेटियां बनाई गई, अनेक कमेटियां बनी, संघ शक्ति कमेटी, प्रारूप कमेटी, महिला कमेटी, झंडा कमेटी, बहुत सारी कमेटियां बनी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी उसका नाम था प्रारूप कमेटी। तो प्रारूप कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसी कारण उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, इसलिए उनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो उसके बाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव को बनाया गया और उन्होंने संवैधानिक सलाहकार की भूमिका अदा की उन्होंने। और यह जो संविधान हमारा था, कई देश के संविधानों का अध्ययन किया गया और कई देशों के संविधानों के अध्ययन करने के बाद एक सुंदर सा संविधान जो है भारत के लिए बनाया गया। तो उसमें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। और इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ गई, कई देशों के संविधानों का अध्ययन हुआ और भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और वह संविधान सुंदर संविधान बनकर तैयार हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। कुछ चीजें उस दिन लागू की गई, अंतरिम संसद प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, कुछ लागू किए गए, लेकिन पूरा संविधान को रोक कर रखा गया था। इसके पीछे भी मित्रों एक कारण है, आप लोग जानते होंगे। जब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हो रहा था, रावी नदी के किनारे, वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने मध्य रात्रि को तिरंगा झंडा फहराया था और कहा था कि 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और तब से लगातार भारत में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जा रहा था। लेकिन हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को। तब आज़ादी जब हम लोग मना रहे थे पहले 26 जनवरी को, तो जिस आज़ादी को पाने के लिए हमारे लोगों ने कितना बलिदान और बलिदान दिया, कुर्बानी दी, और जब अगस्त में आज़ादी मिल रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेज को रुक जाइए, अभी 2-4 महीना, जनवरी में आज़ादी लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने आज़ादी ले लिया, लेकिन उस तिथि को 26 जनवरी को भारतीय इतिहास में अमर करना था, इसलिए हम लोगों ने भारतीय संविधान को रोक कर रखा और 26 जनवरी 1950 को लागू किया और उसी दिन से हम गणतंत्र हैं और गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। मित्रों, गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब कि जिस देश में संवैधानिक प्रधान का चुनाव होता हो, जिसका राज्याध्यक्ष का चुनाव होता हो, वह देश गणतंत्र कहलाता है। अब हमारे क्या कोई वंशानुगत व्यवस्था नहीं है, तो उसके बाद से हम लोगों ने संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया, सुंदर सा संविधान। मूल संविधान में आप जानते हैं 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची था, 22 भाग था। आज तो अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, अनुच्छेद भी कुछ बढ़ गए हैं, भाग भी करीब 25 हो गया, उसी में जोड़ के हुआ है मूल संविधान में। तो मित्रों, यह संविधान जो है, इसके तहत ही हमारे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। और कोई भी सरकारें आए लोकतंत्र में, तो यह समय का तकाजा है कि 5 वर्षों के बाद सरकार बनती है और बिगड़ती है, लेकिन कोई भी सत्ता हुक्मरान आएंगे तो उनको संविधान के अनुसार ही चलना होगा। और संविधान के संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है जो संविधान का संरक्षक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही। अब अगले दिन अगले वीडियो के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।